नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावेश सिंह शेखावत और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रीट की फर्स्ट एंड सेकंड लेवल की मैथ। आपको पता ही होगा पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पूरे सिलेबस पे किस तरीके से हमें रोड मैप बनाना है और पढ़ना है। ठीक है, दूसरी एक ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला था। पहले मार्कर से मैं लिखना चालू करता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ। तो जो ज़रूरी बात है वो सबसे पहली बात ये है कि आप बोलोगे कि सर हमें नोट्स बनाने या नहीं बनाने। देखो, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट्स बनाएं तो बेहतर होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और समझ में भी आएगा वो चीज़ें। हाँ, लेकिन आपको अगर नोट्स नहीं बनाना है, मेरे जैसे आलसी इंसान हो आप लोग, तो इतना कर सकते हूँ मैं आपके लिए कि मैं आपको अपने नोट्स आपको उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम में, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है मेरे लिए, तो मैं लिख दूंगा, उसको डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अगर आप तैयारी को बहुत ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाइएगा। और सबसे पहला जो टॉपिक मैंने सोचा है कि बेसिक से लेके चलते हैं बिल्कुल। अगर आपको नंबर का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप मैथ तो पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जो होगा ना वो नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोले, कई लोग को अगर हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैं दोनों लैंग्वेज लिखूंगा, साथ साथ में समझते चलिएगा। संख्या पद्धति, ठीक है, ये टॉपिक अपना चलने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बात बता देना चाहता हूं जिससे आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा, मैथ बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। ठीक है, देखो, चीज़ों को लाइफ में रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपको फ़ोन अच्छा लगता है, राजस्थान में बोलते हैं ना जीव की जड़ी, वो फ़ोन जीव की जड़ी होता है, इसको दूर करने का मन नहीं करता। ठीक है, या फिर कहीं आपको घूमना अच्छा लगता है या फिर आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो आप उस चीज़ के आदी मत होइए। मतलब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है या फिर कम मात्रा में करनी है या मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी है। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई आपको करनी ही करनी है जब तक आप जॉब नहीं लग जा रहे। ठीक है, क्योंकि आप कोई टाटा बिरला अंबानी के बेटे तो है नहीं, बिल्कुल आपको जॉब तो लगनी है। नहीं लगनी है तो अलग बात है, फिर आप मज़े के लिए पढ़ रहे हो, वो सबसे बेस्ट बात है। लेकिन जॉब लगनी है तो फिर लगनी है, तो उसके लिए 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी बनाइए कि ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मेरी पढ़ाई हो गई, घर वालों के देखभाल हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनकी बातें मानना या उनकी हेल्प करना हर काम में, और पढ़ाई करना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा तो कुछ ज़रूरी है नहीं। ठीक है, दूसरा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। इनके अलावा जैसे फ़ोन है तो फ़ोन को मनोरंजन करिए, मैं मना नहीं कर रहा, गाने सुनिए, गाने सुनना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, मूवी से भी आपको शिक्षा मिलती है काफ़ी, देखो। लेकिन ये है कि अगर 2 घंटे की मूवी है तो 4 दिन में देखो उसको, आधे आधे घंटे करके, उससे आपका जो है ना एंथुसियाज्म बना रहेगा पढ़ाई में। ठीक है ना, फ़ोन को इतना देखिए, जैसे आपको कॉमेडी देखना पसंद है, रोज 15 मिनट देख लो कभी फ्री हुए तब। ठीक है, हो गया, ये फ़ोन हो गया। या कुछ और चीज़ें, जैसे आपको शादी में जाना है तो अगर आप बहुत ही खास है, ठीक है, परिवार में है, तो आप जाइए, टाइम टू टाइम आप वापस आके अपनी पढ़ाई में लगिए। प्रायोरिटी आप किसको देंगे? इनको देंगे। प्रायोरिटी देना जरूरी है लाइफ में, प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप फ़ोन को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो बिल्कुल ये बहुत गलत बात है, अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छी बात मैं बता दिया हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो गारंटी से आप लोग सक्सेस की ओर जरूर जाएंगे, और सक्सेस की ओर जाए ना जाए, आप एक मेहनती इंसान जरूर कहलाएंगे। और मेरा तो मानना यही है कि आप नौकरी लगिए मत लगिए, यह आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप एक मेहनती इंसान है, अच्छे इंसान है, ये डिपेंड करेगा आपके एटीट्यूड पे। एटीट्यूड वो नहीं होता कि आप गुस्से में किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल संख्या पद्धति पे बात करते हैं। लेकिन संख्या पद्धति से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बाबा आपको चूर्ण देगा सबसे पहले, किसका? संख्या का। संख्या क्या होती है
किसी चीज को गिनने के लिए हम जिस गणितीय प्रक्रिया का यूज करते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसे 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 डंडे बनाए हुए हैं, बताइए कितने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डंडे हैं, मतलब गणितीय प्रक्रिया का यूज कर रहे हैं ना, तो 6 हो गए, ठीक है। इसको कहते हैं संख्या। ऐसे ही संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चलती रहती है, कोई इनका अंत नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में पूर्ण संख्याएं दे रखी है 1 करोड़ तक की। अब ये तो है नहीं कि आपको 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं वो लिखवाएगा एग्जाम के अंदर, है भाई, सिंपल सी बात है कि 1 करोड़ तक की गिनती लिखो, तो रीट का तो इतना बड़ा पेपर ही नहीं आता है उसमें 1 करोड़ तक की गिनती आ जाएगी, है नहीं, बिल्कुल। आप रीट की प्री की बात कर रहे हैं तो रीट का प्री जुलाई में होने वाला है, और जो मेन एग्जाम है वो बोल रहे हैं कि अगले साल होगा, तो आप प्री की तैयारी करिए अभी, ठीक है। कई लोग मेन की तैयारी की चिंता करके बैठे हैं कि मेन की तैयारी, अरे मेन की तैयारी भी हो जाएगी, आप इसको अच्छे से कर लोगे, मेन की तैयारी में आप 4 चांद लगा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। इसमें आप 120 से 125 नंबर लाने की सोचिए, 90 नंबर लाने की मत सोचिए कि 90 ही लाने, और मैथ में तो बता रहा हूँ 25 से 30 नंबर लाने की सोचिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपकी गलती बहुत कम होगी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो, ठीक है। संख्या की बात कर रहे थे, तो संख्या के बारे में सिंपल सी बात है कि हम किसी को चीज को गिनने के लिए यूज करते हैं। अब भाई संख्या कई प्रकार की होती है, संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें, इंग्लिश में भी साथ में लिखता चलूंगा ताकि किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। वो हमने सिलेबस में हिंदी में लिखा था, तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो बता देगा, इंग्लिश में भी सिलेबस टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पूरा सिलेबस टेलीग्राम पे हर चीज का डाला हुआ है, चैनल पे जाइए देखिए, रीट सेकंड ग्रेड और अभी फर्स्ट ग्रेड का भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ बात होगी इसकी। सबसे पहली बात करते हैं हम प्राकृतिक रूप से कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का, ठीक है। तो सबसे पहली जो संख्या होती है प्राकृत संख्या, ठीक है। अब बाबा के आशीर्वाद से बहुत जल्दी ये सीखने वाले हैं आप लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, इंग्लिश तो कोई भी यहाँ पे पता कर लेगा। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये संख्याएं होती क्या है, इनको n से डिनोट करते हैं, n नेचुरल से n पहला लेटर उठा लेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के जो संख्याएं अनंत तक चलती है, अनंत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अनंत तक चलती है, 1 से लेकर के अनंत तक, उनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। दूसरी आती है क्या, पूर्ण संख्याएं। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है 0 से 1 करोड़ तक की संख्याएं, तो उन पे कैसे सवाल बनेंगे वो भी बात करेंगे, इन पे कैसे सवाल बनते हैं वो भी बताएंगे। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इन पे जो सवाल बनने वाले हैं ना उन पे बात करेंगे। पूर्ण संख्या, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, समझ में आए कि होती क्या है, ये बीमारी क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूरी की पूरी क्लास देखनी है, ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप कर दिया, मिस कर दिया, पूरी क्लास देखनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको सफलता चाहिए रीट के अंदर तो बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। और मैथ 30 नंबर का 150 में से 30 निकाल दीजिए, अगर आपको मैथ नहीं आती तो 120। मेन एग्जाम में क्या घंटा उखाड़ लेंगे भैया, नहीं उखाड़ पाएंगे आप कुछ भी। 30 यहाँ पे निकाल दो, मेन एग्जाम में और भी 10-20 नंबर की मैथ आ गई, वहां पे भी आपके 10-20 नंबर कट जाएंगे, क्या फायदा है। इतनी इजी लेवल की मैथ आएगी, उसको आप छोड़ रहे हो। और वो संस्कृत आप पढ़ लेते हो, वो तो मुझे बहुत टफ लगती है भैया। कैसे आपको इजी लगती है, ये तो बहुत इजी है, मत छोड़ना इसको, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है। कई मुझसे बहुत बड़ी उम्र के होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए पहले सॉरी बोल देता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, गलती से कुछ ऐसा वर्ड निकल जाए, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, तो पढ़ाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, इसके लिए पहले माफी मांगता हूँ, ठीक है। होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या। भाई पूर्ण कब होती है कोई चीज, पूर्ण कब होती है, चांद पूरा कब होता है, जब वो गोल हो जाता है। गोल का मतलब 0,
0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक चलेंगे हम लोग। यानी 0 से लेके अनंत तक चलने वाली संख्याओं को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, रिवाइज करो। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, n से प्रदर्शित करेंगे, और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर w से डिनोट कर सकते हैं, डिनोट। ठीक है, w 0 से अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर भी बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि अब सवाल कैसे बनेंगे। ये तो है नहीं कि आपसे संख्या पूछेगा, है भाई, सिंपल सी बात है। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत और प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत। अब आपने कभी नाम सुना होगा सम संख्याएं। ये संख्याएं हमेशा प्राकृत संख्याओं में ली जाती है, ना कि पूर्ण में। ठीक है, तो हम दो संख्याओं की बात करेंगे, दो तरह की, सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इवन बोल भी रहा हूं, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही ठीक से तो बोल भी रहा हूं मैं साथ में। और भाई याद रखना, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं एक ही चीज लूंगा, क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये 3 चीज तो होनी ही होनी चाहिए। ये आपकी फीस है, मेरे पढ़ाने की ये फीस है, ये आपको देनी ही देनी है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई बहन दोस्तों को जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। और रीट की बात नहीं है, रीट के अलावा जो भी अपनी मैथ अच्छी करना चाह रहा है ना बेसिक से, वो इसे पढ़ सकता है। जैसे वीडियो वाले भी काफ़ी टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं। वीडियो हो गया, और फनपाल आने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नहीं है कि मैथ का कोई स्पेशल नाम है कि रीट का ही है। हाँ, लेवल क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो की भी बाद में थोड़े से क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल रीट का चल रहा है। ठीक है, सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होती हैं? ये प्राकृत संख्याओं में ली जाती हैं। अब प्राकृत संख्याएं तो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी चलती जाएंगी। तो सम संख्याएं वे होंगी जिनके अंत में क्या होगा? देखिए, 2 4 6 और 8 ये तो आएंगे, साथ में क्या आएगा? 0, क्योंकि 10 आने वाला था यहाँ पे। 10 की जगह लास्ट में क्या था? 0। 0 2 4 6 8 जिन संख्याओं के अंत में आ जाए वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी, इवन नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, इवन नंबर की बात करते हैं तो जैसे 276 ये कैसी संख्या है? सम है या विषम है? कैसे पता लगेगा? लास्ट का अंक देखेंगे, इकाई का अंक। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा वाला अंक है। इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो क्या होगा? ये होगी सम संख्या होगी। और अगर मैं लिख दूं 270 लास्ट में 0 मतलब सम संख्या। ठीक है, यहां से मिटाते हैं अभी। 381 लिख दिया मैंने, लास्ट में क्या आया? 1, मतलब ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब बात कर लेते हैं किसकी? विषम। वैसे बोलते हैं इनको सम प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में लिखी जाती है, इसलिए इनको सम प्राकृत संख्या ही कहते हैं, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स। ये विषम संख्याएं। अब ये मत कह देना कि सर अंत में 0 आ रहा है तो मतलब 0 खुद भी एक सम संख्या है, ये गलत बात है। 0 ना तो सम संख्या है, 0 ना विषम संख्या है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों तरफ झुका होता है, ना तो इधर ना इधर, ये बीच का, ये किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। ठीक है, ये जज साहब है, ये जो सच के साथ देंगे। ठीक है, ये विषम संख्याएं लिख दें यहाँ पे, ओड नंबर्स, ODD। विषम वो होता है जो बाकी सब चीजों से अलग होता है। जैसे आप कपड़े पहन रखे हैं पूरे लाल 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 लाल, जूते आपने नीले पहन लिए, तो आप क्या बोलेंगे? यार थोड़ा ओड लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? ओड लग रहा है। ओड मतलब थोड़ा अलग लग रहा है, विषम लग रहा है, बाकी चीजों से अलग। रीजनिंग में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन 4 चीजों में विषम चीज छांटिए, यानी उन चारों में से अलग क्या है। वो अलग क्या होता है? जैसे
जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए, क्या आ जाए, 1 3 5 7 9 आ जाए, जिन संख्याओं के अंत में वो क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे 289, 571, ये क्या है, 9 आ गया लास्ट में, 1 आ गया लास्ट में, तो क्या होगी, विषम संख्याएं। बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ ज्यादा माथाफोड़ी करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सम संख्याएं विषम संख्याएं बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं हो चुकी है आपके पास, तो अब आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण अलग है, पूर्णांक अलग है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग का अगर किसी को इशू है तो कमेंट कर देगा, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मेरी एक ही दिन में राइटिंग सुधर जाएगी, क्योंकि बाबा के पास चूरण मैथ का है, राइटिंग का नहीं है, वरना मैं भी खा लेता, बहुत अच्छी राइटिंग हो जाती मेरी। पूर्णांक संख्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर। इंटीजर नंबर्स, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। आई, अब ये होते क्या है, देखो, आपने कभी ऋणात्मक संख्याओं का नाम सुना होगा, जैसे माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 5, ठीक है। माइनस का एक अनंत भी होता है, इधर प्लस का अनंत भी होता है। भाई 0 से चलेंगे तो इधर माइनस में भी संख्याएं होंगी, प्लस में भी संख्याएं होंगी, तो इधर चलते 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 कभी हम 0 के पास आएंगे तो इधर -1 भी होगा, -2 भी होगा, है कि नहीं, माइनस का 3 भी होगा, डैश 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 डैश, इधर हम माइनस के अनंत तक आ जाएंगे। और इधर 0 से हम चलेंगे आगे तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इस तरीके से चलेंगे। नंबर लाइन जो होती है ना, नंबर लाइन पे इसी तरीके से दर्शाया जाता है। इधर होता है प्लस का अनंत, इधर का होता है माइनस का अनंत, इधर 0, ये 1 2 3 इधर दर्शाते जाएंगे प्लस के, और इधर -1 -2 -3 ये थे। अब देखिए इसका सबसे बड़ा जो सवाल ये बनता है, मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, ए ऑप्शन दिया मैंने -2, बी ऑप्शन -50, सी ऑप्शन दिया मैंने 4, और डी ऑप्शन दिया मैंने -1000। देखिएगा दोस्तों, माइनस माइनस माइनस, इधर प्लस, तो जो माइनस से प्लस का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो ऐसे चलता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि जो -2 है वो इससे बड़ा है। दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी तो प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। फिलहाल हम यहाँ थे कि जो माइनस का नंबर है वो इधर छोटा होता जाएगा और प्लस का नंबर उधर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है ना, 0 इन सभी माइनस की संख्याओं से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इन सभी माइनस की संख्याओं से 0 बड़ा होगा। -3 से -2 बड़ा होगा, -1 -2 से बड़ा होगा, 0 पिछली सारी संख्याओं से बड़ा होता जाएगा, इधर 1 इन सब से बड़ा होगा, ऐसे करते करते हम अनंत तक जाएंगे। यानी माइनस से चलते 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 प्लस की ओर बढ़ता जाएगा नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सारी संख्याएं छोटी होंगी 4 से, बिल्कुल 4 इधर स्थित है और ये सब इधर है नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन को दिमाग में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसके ऑप्शन चेंज कर दूं मैं, यहां भी अगर कोई माइनस की संख्या डाल दूं मैं, माइनस का 3 डाल दिया, तो अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? जो सबसे छोटी दिख रही है माइनस में। माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो जो सबसे छोटी होगी वो माइनस में, माइनस की संख्याओं में सबसे बड़ी होगी, और प्लस में जो जितनी बड़ी होगी वो होगी बिल्कुल सबसे बड़ी,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सबसे छोटी संख्या पूछ ले इसी के अंदर, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1000। दिखने में 1000 बड़ा है, लेकिन माइनस में 1000 बहुत छोटी संख्या होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपको पूर्णांक संख्याएं पता लग गई है। नेगेटिव जो इंटीजर नंबर है यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं -1 से इधर अनंत तक चलेंगी, माइनस तक, और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, और बीच में 0, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं 0 तथा धनात्मक संख्याएं, इन सबको मिला लिया जाए तो क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। अब एक बात और कि ये 1 से लेके अनंत तक तो अभी मैंने बताया था क्या है, प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धन पूर्णांक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं में इनको कह सकते हैं, धन पूर्णांक संख्याओं को। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पूर्णांक संख्या अपनी हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल नंबर्स की, जैसे अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिख लेते हैं अपन, यहीं से काम चल जाएगा। ये अपने पास 10 संख्याएं हैं। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, तो वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाता है और किसी का भाग ही नहीं जाता है। ठीक है, यानी और कोई उसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, केवल खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा और एक के अलावा, यानी एक तो सबके मल्टीप्लाई में आता है, एक का सब में भाग जाता है। तो लिखना जरूरी है कि एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब इसमें चेक कर लेंगे अपन, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि एक खुद जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या में आएगी, एक को स्वतंत्र रखना है। ठीक है, अब ये मैंने खुद ने तो खोजा नहीं है कि एक अभाज्य है भाज्य है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो ये भाज्य के अंदर आनी चाहिए, अभाज्य के अंदर, सॉरी अभाज्य के अंदर, क्योंकि स्वयं का भी भाग जा रहा है एक में और एक का भी भाग जा रहा है एक में। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बना दिया, अब मैं उनकी खोपड़ी तो तोड़ के आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है, मानना पड़ेगा, उन्होंने बोला है तो। ठीक है, अब एक को अपन साइड में कर लेंगे, अब बची ये। ठीक है, इन 9 संख्याओं के अंदर कौन कौन सी अभाज्य हैं, देखिए 2 में किसी और संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्योंकि उससे छोटी तो एक ही है। ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभाज्य संख्याएं धनात्मक होती है। ठीक है, 2 की बात करते हैं, 2 में एक का भी भाग जाता है और स्वयं का भी भाग जाता है। इस तरीके से 2 भी हो गई अभाज्य संख्या, 3 भी हो जाएगी, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 4 में 2 का चला जाता है तो ये नहीं होगी। 5 में केवल 5 का जाता है और 1 का जाता है, तो ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। इसमें 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, तो ये तो नहीं होगी। जिसमें किसी का भाग चला जाए उसको हटा दो अभाज्य में। इसमें 7 का केवल खुद का जाएगा, 1 का जाएगा। 8 में 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, हट नहीं होगी ये अभाज्य संख्या। 9 में 3 का चला जाता है, सिंपल सी बात है, तो हटाओ। अब ये केवल ये मत देखना खुद का जाता है और 1 का जाता है, क्योंकि खुद का तो सब में जाता है और 1 का भी सब में जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। स्वयं का तो जाएगा ही जाएगा, 1 का भी जाएगा ही जाएगा, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, लेकिन इनमें तो जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 10 में भी जा रहा है तो ये भी नहीं होगी। इसका मतलब 2 3 5 7 ये संख्याएं मिली अपने को 1 से 10 तक, जो अभाज्य संख्याएं। अब मेरी बात सुनो, आगे भी चलती जाएंगी। 7 के बाद कौन सी आएगी, 11 आएगी, चेक कर लेना आप खुद, 13 आएगी, 17 आएगी, 19 आएगी,
23 आएगी, 29 आएगी, ऐसे 30 तक लिख दी मैंने। आगे आप खुद देखना ये चीजें, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से लेके यहां तक देखिए सारी की सारी आपको विषम संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। कौन सी? ओड नंबर्स मिलेंगी, विषम संख्याएं मिलेंगी यहां से यहां तक की। केवल एक संख्या ऐसी है अभाज्य संख्याओं में जो कि सम संख्या है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए 4 संख्याएं, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया, बोलेगा इनमें से सबसे छोटी मतलब इकलौती जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या मतलब सम भी है और अभाज्य भी है, तो केवल 2 ही उत्तर होगा। सबसे छोटी भी यही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो 3 को मत कर देना, 1 को भी मत कर देना, 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा इन दोनों, वो तो सबसे अलग है, वो किसी के आता जाता नहीं है। लेकिन जब किसी की जरूरत पड़ती है और कोई साथ नहीं देता तो एक ही साथ देगा, ठीक है। लेकिन अभी वो नहीं आएगा, वो दूर रहेगा इस मामले से, बोला तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, मैं नहीं आ रहा बीच में, ठीक है। 2 आ गया, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो कुछ पॉइंट मुझे लगता है आप लोग को लिख लेनी चाहिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। साथ में जो परिभाषाएं बोल रहा हूं उनको लिखना जरूर, ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर होते कौन कौन से, देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से चलते जाएंगे और अपने को प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है, मिलते जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 25 तक के अंकों में अभाज्य संख्याएं कितनी है? कितनी है भाई, गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 से छोटी है सारी, 1 से 25 तक के बीच में है, यानी कि 9 है। अब थोड़ा सवाल बड़ा पूछ लिया, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। अब सवाल बड़ा पूछ लिया और पूछा हुआ भी है, रीड में तो पूछ लेता है, इतने छोटे मोटे सवाल तो आराम से पूछेगा। और ये छोटा सवाल नहीं है, आप लोग गिनने बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा 1 मिनट से ज्यादा का। आप लिखोगे फिर उनको गिनोगे, कई बार तो सही लिख भी नहीं पाते हैं अभाज्य संख्याएं, जिनकी मैथ बहुत पहले छूट गई है और अब बाबा का चूरण भी नहीं खा रहे हैं, तो मतलब सिंपल सी बात है वो भूल जाते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या, फिर वो गिनने में गलती करेंगे, 8 है कि 9 है कि 10। ऑप्शन में आपको सारे मिलेंगे, आपके दिमाग में 10 आ रहा होगा तो 10 भी ऑप्शन में मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे। इसलिए क्लियरली याद कर लो 9 ही है 1 से 25 तक, ठीक है। 3 ही चीज याद कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे, देखना आप। 1 से 50 तक कितनी होती है? 16, सॉरी 15, ठीक है। 1 से 50 तक कितनी होंगी? 15। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 25। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन पे कुछ बेस सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, आपको सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा वो 1 से 100 तक, वो पूछेगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। अब कई लोग तो यही चकरा जाएंगे, यार मास्टर ने लिखाया था 1 से 50 तक, ये क्या दे दिया बवाल, सवाल छोड़ देंगे तुरंत, भाग जाएंगे किसी और सब्जेक्ट पे या दूसरे क्वेश्चन पे, जो इजी दिखेगा उसको कर लेंगे, इसको छोड़ते हैं भैया। ये तो हार्ड पूछ लिया, सिलेबस से बाहर पूछ लिया,
लेकिन ये नहीं पता कि इस खोपड़ी को खोलना पड़ेगा। खोपड़ी को खोलो। 1 से 100 तक तो मैंने बताया ही है तुमको, 1 से 50 तक भी बताया है कि जब 100 में से 50 निकाल देंगे तो बाकी के 50 ही तो बचे। 1 से 100 तक की संख्याओं में ये बीच में 50 भी आता है, 50 के इधर वाले सारे निकाल देंगे तो 50 के आगे के सारे बचे ना। तो सिंपल सी बात है, 1 से 100 तक मैंने कितने बताए थे, 25 आते हैं, और 1 से 50 तक कितने आते हैं, 15 आते हैं। इसका मतलब माइनस कर दो, कितने बचे, 10, मतलब 10 आएंगे, है कि नहीं। उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 10। या फिर पूछ ले तुमसे 25 से 75 के बीच कितने आते हैं, सॉरी 25 से 50 के बीच में कितने आते हैं अभाज्य संख्याएं। पच्चीस से 50, अब सिंपल सी बात है, 1 से 25 मैंने लिखाया है, 9 आती है। 1 से 50 कितनी आती है, 15। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6, यानी कि 25 से लेके 50 तक 6 संख्याएं आएंगी, जो क्या है, अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर है। कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होगा आप सबका। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तक तो 9 आ गई, 25 तक आगे केवल 6 ही है। आप खुद देख लो ना, 29 आ रही है, 31 आती है, फिर 37 आती है, 41 आती है, 43 आती है, 47 आती है। इन 6 नंबर के अलावा कोई आई है क्या, देखो खुद चेक कर लो ना, मैथ तो खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। 6 ये आएंगे 29 के बाद में, मतलब 25 के बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आपको अभाज्य संख्याओं के अलावा एक चीज और पूछी जाती है, जिसको कहते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या बोल दो या भाज्य संख्या बोल दो, या आपका मन करे तो शनि देवल बोल दो, भाज्य संख्या, या इसी को कह सकते हैं यौगिक संख्या। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अभाज्य संख्याओं को एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं। कभी एग्जाम में रूढ़ संख्या देखने को मिल जाए ना तो घबराना मत, ये क्या बीमारी दे दी, क्या बवाल दे दिया। अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं, ठीक है। तो ये नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं कहते हैं। संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, संयुक्त मतलब कंपोजिट, ठीक है, भाज्य यानी डिविजिबल। जो संख्या किसी का यौगिक हो या भाज्य हो, भाज्य का मतलब किसी न किसी का भाग जाएगा उसमें, स्वयं के और एक के अलावा भी किसी भी संख्या का भाग चला जाए, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। अब जैसे मैंने लिखा 4 में खुद का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 2 से अधिक हो गए कि नहीं, मतलब इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 हो गए, 1, 2 और 4, यानी 3 गुणनखंड हो गए। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या वे संख्या होंगी जिनके गुणनखंड कितने होंगे, 2 से अधिक होंगे। एक खुद होगा, एक होगा, और बाकी उसमें जो आएंगे, जैसे 15 है, 15 का एक गुणनखंड 1 भी होगा, 15 का एक गुणनखंड 15 खुद भी होगा, एक गुणनखंड इसका 3 भी होगा, एक 5 भी होगा, क्योंकि 3 गुणा 5 करके लिखते हैं। ये तो गुणा करके गुणनफल आया, और इनको कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल यही करेंगे कि हम
इनको संख्याओं को समझेंगे। संख्याएं अगर समझ में आ गई, जड़ पकड़ में आ गई, तो आप कुछ छोड़ने वाले नहीं है, फिर तो सवाल को उड़ा देंगे। ठीक है, ये हो गई संयुक्त संख्याएं। अब संयुक्त संख्या हो गई, इसके बाद नई संख्या कौन सी आती है? सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, क्रो प्राइम नंबर्स। इंग्लिश तो छोड़ो यार, पर यह है कि इंग्लिश में याद हो जाएगा ना। कई बार क्या होता है, हिंदी में पेपर में गड़बड़ आती है, कई बार आती है, तो इंग्लिश को ही बेस्ट माना जाता है कि वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग जो हो ना वो याद रहता है, वो सही रहता है, उसको माना जाता है कि यही सही है। ठीक है, अब आपको इंग्लिश आएगी नहीं तो फिर क्या मतलब है। और हम राजस्थानियों की तो वैसे ही पता है इंग्लिश में बट्टा गोड़ होता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जैसे दो अभाज्य संख्या कोई भी है, x है y है, इनका जो HCF का मतलब इनमें कॉमन कोई चीज क्या आ रही है। मैसे का नाम सुना होगा ना, महत्तम समापवर्तक। HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए। HCF का मतलब, चलो छोड़ो HCF छोड़ो, आप तो ये समझ लो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। जैसे 4 और 6, इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो मतलब ये सह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? जैसे 2 है, 3 है, इनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, केवल 1 ही कॉमन आ रहा है। यानी क्योंकि 2 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1, तो दोनों में 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। यहां बात कर लो 15 और 14। अब इनमें देखो, इसको 3 गुणा 5 गुणा 1 लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 7 गुणा 1। कुछ और कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 1 के अलावा कुछ कॉमन आया क्या? नहीं आया। मतलब ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, यानी वे दो संख्याएं जिनके मध्य कॉमन कुछ नहीं आता 1 के अलावा। ठीक है, ना आपस में भाग जाता है, ना कुछ और संख्या का भाग जा रहा है, केवल अपने 1 ही कॉमन आ रहा है। और बाकी चाहे वो भाज्य हो अभाज्य हो, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है कि वो भाज्य है या अभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे देखो 14 क्या है? भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य, 2 और 3 में तो दोनों ही अभाज्य हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। 4 और 5 के अंदर देखो केवल 1 कॉमन आएगा, जबकि 4 तो भाज्य है, 5 है अभाज्य। इस बात से हमें डिपेंड नहीं होना है कि भाज्य है अभाज्य है, हमें देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन अगर 1 आ रहा है तो क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं कि वे दो संख्याएं जिनके मध्य 1 में से आता है, यानी महत्तम समापवर्तक है, यानी कॉमन 1 आता है, उसको क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक और संख्या आती है, उसको क्या बताते हूं। देखो, आपने जुड़वा का नाम सुना होगा, जुड़वा मूवी भी देखी होगी। जुड़वा क्या होते हैं? जो साथ साथ आते हैं। अब साथ साथ का मतलब आगे पीछे, ठीक है, उसका नाम है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बोले तो ट्विंस। ट्विंस प्राइम नंबर्स। ट्विंस प्राइम नंबर्स की बात करें तो देखिए, जुड़वा आप सबको बताइए, कई मूवी में सीरियल्स में देखते होंगे, तोलू मोलू गोलू होते हैं जुड़वा। ठीक है, जुड़वा मतलब एक साथ पैदा हुए, आगे पीछे पैदा हुए, एक साथ तो नहीं, एक आगे पीछे पैदा हुए, मतलब आगे पीछे चलती हुई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी अभाज्य लिखा हुआ है, भाज्य अभाज्य संयुक्त वाली में, वो सॉरी क्या बोलते हैं, जस्ट पहले आएगा सह अभाज्य,
सहअभाज्य में भी अभाज्य लिखा है, लेकिन वहां पे हमें ये नहीं देखना है कि वो भाज्य है या अभाज्य है, उसमें केवल देखना है कि कॉमन एक आ रहा है। और यहाँ पे कॉमन का कोई वो नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं देखेंगे और उनमें जुड़वा अभाज्य जिनमें अंतर कितना हो, 2 हो, यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 अंतर हो, यानी अंतर उनका कितना आ रहा है, 2। जैसे 3 आ गया, इसके बाद आ गया 5, इनका अंतर कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब 3 और 5 का जोड़ा क्या है, ऐसे लिख देंगे। इसमें भी ऐसे ही लिखते हैं, जैसे 14 15 ऐसे कर देंगे। ये होगी सहअभाज्य संख्याएं, 2 3 सहअभाज्य संख्याएं। इसमें क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं देखेंगे जिनके अंदर अंतर कितना आ रहा है, 2। 5 और 7 के अंदर भी 2 का अंतर आएगा, आएगा कि नहीं। 11 और 13 के अंदर भी 2 का अंतर आ रहा है। आगे देखो 17 और 19 के अंदर भी 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, कौन सी संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन्स, यानी कि जुड़वा। आगे पीछे वाली वे संख्याएं जो साथ में आती हैं अभाज्य संख्याओं में, लेकिन उनमें अंतर कितने का है, 2। 2 और 3 को क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि उनमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई क्या, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब हम ज्यादा इसको खींचेंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, नॉर्मली समझ लो जो बताया है। ठीक है, अब मेन पार्ट पे आते हैं। आगे जहां जहां से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं वो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, लिख लेना क्वेश्चन को भी साथ में। निम्न में से ऑप्शन में एक बार देख लेता हूँ कि ऑप्शन मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन में खुद बना के लाया था आपके लिए, फिर देख लेता हूँ एक बार। चार ऑप्शन आपको दे दिए। अभाज्य संख्याओं की एक इंपॉर्टेंट बात मैं इससे आपको सिखाने वाला हूं। क्या है वो बात, देखिए कोई भी अभाज्य संख्या निकालिए, 2 3 5 7, इनमें 6 का भाग दीजिए, इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें जाएगा। इसका मतलब शेष कितना बचेगा, जाने के बाद 1 बचेगा। इसमें शेष कितना बचेगा, पूरा 5 बचेगा, या फिर माइनस में देखा जाए तो माइनस का 1 शेष बचेगा, है कि नहीं। इनको छोड़ दो, ये तो सबको याद पता होती है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे बड़ी बड़ी संख्याओं में, अब आप चेक करते रहोगे किसका भाग जाता है किसका नहीं जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। इनको तो छोड़ो आप, छोटी संख्याओं को। तो आगे देखो, 7 के बाद आएगी 11, आएगी 13, आएगी 11 में 6 का भाग दो, कितना शेष बच रहा है, 5, यानी 6 दूनी 12, माइनस का 1 भी बोल सकते हैं। ये कि 6 का भाग देंगे एक बार तो 5 शेष बचता है, इसमें शेष बचेगा 1। इसका मतलब हमेशा अगर अभाज्य संख्याओं में 6 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा या 5। इस 5 को -1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 और 11 कितना कम पड़ रहा है, 1, यानी कि माइनस का 1। लेकिन आपको ये बात कम समझ में आएगी, ये ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसका उल्टा मत कर देना कि जिस भी संख्या में 6 का भाग दे रहे हैं 1 बच रहा है तो उसको अभाज्य संख्या मान लें, ये मत कर देना, ये गलत है। लेकिन इतना याद रखना कि अभाज्य संख्याओं में 6 का भाग देते हैं तो कितना बचता है, 1 या
1। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1। 6n प्लस माइनस 1 ये अभाज्य संख्याओं का फॉर्मेट होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा इस फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा, उसको तो सीधा ही हटा दो और इजी हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। अब यहाँ पे आप देख लो यार, इतना टाइम लगा दो कि 5 मिनट लग जाएंगे आपको, किसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, भाजकता के नियम भी आपको अभी पढ़ा ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 6 का भाग दो, 6 3 18, 5 बचा 57, 6 9 54, यानी 3 बच गया शेष, यानी 1 या 5 तो नहीं बचा ना, 1 या 5 तो नहीं बचा ना, नहीं बचा ना, तो इसको तो कैंसिल कर दो, अभाज्य संख्या होगी नहीं। इसमें दो 6 पंजू 30, 3 बचेगा, इधर आएगा 6 पंजू 30, इसका मतलब 1 बच गया, तो कहीं ना कहीं ये आंसर अपना सही हो सकता है। तो इसको तो गलत कर दो, इस पर थोड़ा सा टिक मार दो। अभी भी 2 नंबर बच्चे हैं, इनको चेक करेंगे। 6 7 42, 5 इधर आ गया, तो इधर 5 शेष बचेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल सवाल है, थोड़ा हाई लेवल, ज़्यादा नहीं है। इसमें देंगे 6 9 54, 3 6, इसमें 3 शेष बचेगा, इसका मतलब 1 या 5 तो नहीं बच रहा है, तो मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 संख्याएं यहाँ पे अपने पास बची है, इनमें से देखना है। केबीसी वाला सिस्टम हो गया कि 2 ऑप्शन आपको काट दिए गए, अब तो 2 में से आंसर बताना है। अब आप तुक्का भी लगाओगे तो क्या पता 50% चांस तो होगा, 4 में तुक्का लगाते तो 25% चांस रहते हैं आपके सवाल सही होने के। अब तुक्का आपने ये लगाया, सही हो गया तो लो भाई साहब राम राम, हो गया 1 नंबर। इधर लगाया आ गया, अगर सही हो गया तो 1 नंबर आ गया। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, ये 2 तो कट ही गए, आगे चेक कैसे करना है ये देखो। वर्ग संख्याएं आपको 1 से 20 तक याद करनी पड़ेंगी, 1 से 20 तक, और मैं ये खुद निकालना सिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक 10 सेकंड में। ठीक है, इस संख्या को देखो, इसके पास में कोई वर्ग संख्या है क्या? 324 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 18। इसे छोटी देखनी है, बड़ी नहीं, छोटी। 18 यानी 18 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं आती है वो लिख लो। 17 13 11 7 5 3 2। और इसमें देखो 473 के पास में कौन सी आती है? 441। ये किसका होता है? 21 का। तो 21 से छोटी जो है ना, 21 है, 21 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है वो भी लिख लो। 21 17, 21 खुद नहीं है, 19 है, 17 और ये 13 11 7 5 3 2। अब इसमें भाग देखिएगा किस किस का। 2 का तो वैसे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 होना चाहिए, नहीं जाएगा, काट दो। 3 का तब जाता है जब इनके अंकों के योग में 3 का चला जाता है, वो भाजकता के नियम में आपको समझ में आएगा। इक्वेशन वहां पर दोबारा से करवा दूंगा। 3 3 6 और 1 7 है, 7 में 3 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देख लो, 7 चौक 28 और 51 बचा, नहीं जाएगा। 11 का देके देखो, 11 तिया 33, 1 बचा, नहीं जाएगा, तो इसको तो हटा देंगे। 11 भी, 13 भी, 13 का देखो, 13 दूनी 26, 7 और 71, नहीं जाएगा। 17 का देके देखो, 17 एकम 17 और 1 मिनट, ऑप्शन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 337 331। ऑप्शन बिल्कुल सही है, 331 यानी 17 का भी नहीं जा रहा है, तो इन सबको काट देंगे, मतलब किसी का भाग नहीं गया है, तो ये ही अभाज्य संख्या सही होगी। लेकिन चेक इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अगर अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी या बी सी, तब तो आप चेक करो, वरना आप चेक की मत करो क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। 2 का जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है लास्ट में। 3 का इसलिए नहीं जाएगा कि 7 और 3 10 4 14, 14 में नहीं जाता।
5 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है। 7 का देके देखो, 7 की 42, 42 और 5 53, 53 में नहीं जाएगा। 11 का देके देखो, 11 चौक 44, 3 बचा 33, 11 33, 11 का चला गया, मतलब ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, किसी का भाग चला गया तो मतलब आंसर क्या होगा इसका 331। आई थिंक कुछ लोगों को ये कम समझ में आया होगा, लेकिन ये यहाँ पे कम समझ में आएगा। ये समझ कब आएगा, जब मैं आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगा, भाजकता के नियम बताऊंगा। ठीक है भैया। अब देखो, इतने छोटे मोटे सवालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, और जो कोशिश करता है ना उसकी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करनी है। कोशिश बिना किए अगर आप रह जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप खुद में अफसोस फील करोगे कि यार काश मैंने कोशिश करी होती। कुछ लोग रीट में बहुत 1-2 नंबर से रह गए, उनसे पूछो जाके, आपका तो गम ही क्या है अगर आप 120 लेके आ रहे हो, 115 लेके आ रहे हो। वो लोग जो 129 लेके आए, 130 कट ऑफ, सॉरी 128 लेके आए ईडब्ल्यूएस में, 129 कट ऑफ गई, 132 लेके आए जनरल में, 133 कट ऑफ गई। 1 नंबर वालों से पूछो उनका क्या हाल हो रहा है। आप तो, हम जैसे लोग तो कहाँ पड़े रहते हैं पीछे, और फिर हम गुमान करते हैं यार मेहनत कर ली होती तो यहाँ तक तो पहुँचते। ये लोग कम नहीं है, ये अगली बार फिर चांस मारेंगे, आपको पीछे कर देंगे। इनसे आगे अगर जाना है तो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। ये देखो कि ये बंदा 132 लाया, 18 नंबर इसके भी कम है, वीक तो है कहीं से ये भी, मतलब पूरा तो संपूर्ण तो कोई नहीं है। 146 नंबर किसी के आए हैं तो पेपर भी तो इजी था। नेक्स्ट टाइम पेपर थोड़ा सा ढंग का दे दिया मैंने भाई, तो फिर आप यहीं से नीचे फिसल जाओगे 130 से नीचे। और 130 में तो 30 नंबर की तो मैथ है, बाकी बचे 100 नंबर कहीं से भी ले आओगे आप। 100 तो इतने तो पढ़ाकू हो, जीके में तो आपकी अच्छी होगी, तो 30 नंबर में से 25 तो ले आओगे अगर अच्छे से पढ़ लिए तो ध्यान लगा लो। दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोबारा तब बचाऊंगा जब मैं भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, आज हम ये लास्ट संख्याएं पढ़ेंगे वास्तविक, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैथ पढ़ने का इतना आपको मन नहीं करेगा। शुरू में क्लास छोटी रखेंगे, बाद में बढ़ा देंगे, घंटे की भी कर देंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, बाबा जी चूरण देते हैं लेकिन बोरियत वाला नहीं देंगे, बोर नहीं होने देंगे आपको। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये 2 प्रकार की होती है भैया। कौन सी? एक तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे यार गुरुजी क्या बात कर रहे हो, मतलब नए नए शब्द लेके आ रहे हो, बावड़ा समझ रखा है क्या हमको? आज तक तो नहीं पढ़ी हमने संख्या कौन कौन सी होगी, आज तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ के काम चल गया था। ये कहाँ से आ गई है? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, क्या क्या नाम लेके आ रहे हो? तो मेरे ताऊ थम जा, सीख ले। देख, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये इंग्लिश है, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, रख लो तो अच्छी बात है। परिमेय संख्या होती क्या है? ठीक है, रटना मत। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि अनुपात के रूप में, जैसे 2 है, 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, 3 बटा 5 है, p 3 को बोल दो, q इसको बोल दो, जय श्री राम। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होगा। क्या क्या सर जी ये भी परिमेय संख्या है? तो भाई साहब, जब 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी में भी, कितना आता है? अनंत आता है। और अनंत खुद ही परिभाषित नहीं है। बता सकते हो कि अनंत का मान कहाँ पे है? अनंत मिला था क्या तुमको? तुम्हारे दोस्त की बात नहीं कर रहा मैं जिसका नाम अनंत है, नहीं।
मैं इस अनंत की बात कर रहा हूं। ये अनंत नहीं मिलेगा तुमको कहीं पे भी, ये बस अनुमान है कि कहीं पे जाके संख्याएं रुकती होंगी, लेकिन संख्याएं रुकती नहीं है, सुनती नहीं किसी की। तो मतलब क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है कितना भी। लेकिन अब बात करो भैया, 2 3 4 5 6 7 सारे धन पूर्णांक, सारे ऋण पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय होंगे। -3 है क्या सर? बटा में 1 लगा दो, बिल्कुल है। सर जी ये भी है क्या? ये भी रूट में 2 लिखा हुआ है, ये भी है क्या परिमेय संख्याएं? नहीं मेरे भाई, ये नहीं है। ये कहाँ आएंगी? इसमें। क्यों आएंगी? इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। कई लोग रटते हैं जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परिमेय नहीं है जैसे -3, क्या ये भी अपरिमेय है? ये काल्पनिक संख्या है मेरे भाई, ये रियल नंबर है ही नहीं। कैसे बोल सकते हैं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है? नहीं, ये आप लिख लीजिएगा स्पेशल, इसको लिख सकते हैं वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और यहाँ पे जो p और q है ना, ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब i से बिलोंग करते हैं, लिख लीजिएगा ऐसे करके। और इस q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो ये पूर्ण परिमेय संख्या होंगी। उदाहरण बताई दिए मैंने आपको, 2 3 4 5 -2 3 4 5 1 5 7 जो भी है ले लो, लपेटे में सारे ले लो। 3/7, 5/8, 11/15 सब के सब परिमेय है। माइनस में ले लो इनको, माइनस लगा दो तो भी परिमेय है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। ठीक है, परिभाषा लिखी दी आपने। इसकी बात देखो, ये होती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या यानी जो अशांत है, इनफाइनाइट तक चली जा रही है। जैसे अब देखो 10/3, सर जी ये परिमेय या अपरिमेय? ऑप्शन में दे देगा, क्या करें? भाग दे के देखो, 3.3333333 रिपीट हो रहा है कि नहीं? अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगी? परिमेय संख्या। रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर रिपीट है तो मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या। कई बार आपने देखा होगा, एक होता है पाई और एक होता है 22/7, बराबर है ये? हम सवाल में काम लेते हैं कई बार, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वहाँ पे पाई का काम 22/7 करता है, लेकिन वाकई में ये इसके बराबर नहीं है। इनका मान होता है 3.14 कुछ ऐसे होता है, और इसका 3.2 14 28 57 कुछ ऐसे करके, और बार बार रिपीट होता है ये 14 28 57 14 28 57 14 28 57 बार बार रिपीट होता है। लेकिन इसका जो मान है वो रिपीट नहीं होता। जैसे 5 मेरे याद नहीं है, यहाँ तक याद है, आगे जैसे 5 3 2 5, लेकिन वो रिपीट नहीं होता है बार बार। इसमें 14 28 57 बार बार रिपीट होता है पॉइंट के अंदर। तो रिपीट हुआ मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय। अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो रही, चली जा रही है, किसी की सुनते ही नहीं है, वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। अपरिमेय संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या। 0 भी क्या? 1 वास्तविक संख्या। तो सर जी अगर ये वास्तविक है, हम जिसे देख सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, वो है वास्तविक, तो सर जी अवास्तविक क्या है? और जैसे अभी आपको बताया मैंने, √3 क्या है? √3 का मान 1 पॉइंट जो भी आता है वो चलता रहता है, वो क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या।
√4 क्या है? √4 का मान 2, 2 क्या है? 1, परिमेय संख्या। अगर वर्गमूल निकल रहा है इसका तो परिमेय है, और वर्गमूल नहीं निकल रहा मतलब कहीं ना कहीं पॉइंटों में चलती रहेगी। अशांत देखना पड़ेगा, अशांत है कि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के लाऊंगा, जो पता लगेगा आपको कि आप वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, रीट के एग्जाम से पहले 30-30 क्वेश्चन के सेट करवाया करूंगा, गारंटी से पेपर वहीं से आ जाएगा। कारण है कि हम वही पढ़ेंगे जो आता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम कर लेंगे वहां तक के लेवल के, लेवल 2 के। तो लेवल 1 वालों को तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो रामबाण है। और लेवल 2 वालों की तो मैथ वैसे ही अच्छी होगी, क्योंकि वो मैथ सब्जेक्ट से होंगे या फिर साइंस से होंगे, तो उनको समझ में जल्दी आएगा। लेवल इतना लेके चलूंगा कि आपको ना लेवल 2 में टेंशन की जरूरत है, ना लेवल 1 में। ठीक है, ये हो गई रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? अवास्तविक, या बोल सकते हैं काल्पनिक। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इंग्लिश में बोले इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। यानी कि देखो, कभी ये ऐसा देखा है -3 रूट में -4। अब भाई 4 का रूट तो सबको पता है 2 होता है, लेकिन -4 कब से आने लग गया? अब ये मत कर देना कि -4 का रूट मतलब -2, ये गलत होगा। इसका सम्मिश्र संख्याएं जब कोई पढ़ता है सेकंड ग्रेड के टॉपिक में सम्मिश्र संख्याएं, तो वहां पे इसका मान आता है 2 आयोटा। अभी आयोटा क्या बीमारी है? यदि आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्यों समझना है? आपके सिलेबस में नहीं है, आएगा ही नहीं। आपको इतना याद रखना है कि जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या हो, माइनस के साथ कोई संख्या बैठी हो, तो वो क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्याएं। अब ये संख्याएं हमने कभी देखी ही नहीं, इनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, इनका कोई मान ही नहीं होता, निकाल ही नहीं पाते, तो फिर हम कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना चावला नहीं मेरे भाइयों, मुंह में राड़ मत पटक देना कल्पना चावला का नाम सुन के। -3 रूट में -4 रूट में। ठीक है, ये भी समझ में आ गई होगी। अब परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने लिखा 3/5 और 4/5। इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालो या 5 परिमेय संख्या निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, ऐसा सवाल आ गया तो कहां से निकाले भाई? खुद का निकालेगा अपने बीच में। 3 और 4 दिख रहा है, 3 और 4 के बीच में 5 संख्याएं कहां से लाएंगे? पैदा करेंगे खुद? नहीं। देखो 5 पूछ रहा है, 5 का मतलब 5 में 1 जोड़ दो, कितना आया? 6 आया। मतलब 6 को ऊपर नीचे इसमें भी गुणा करना है, यानी 3/5 गुणा, ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा, यानी 3 6 18 और 5 6 30। ठीक है मेरे भाई, इससे भी क्या करना है? गुणा 4/5 से 6/6 को, 6 चौका 24, 6 पंजू 23। अब मेरे भाई देखो, ऊपर वाली संख्या देखना, नीचे की तो सेम है, ऊपर वाली संख्या देखना 18 और 24। क्या इनके बीच में 5 संख्या नहीं आ सकती? 19 भी तो आएगी, 20 भी आएगी, 21 22 23 23। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या कौन सी होंगी? 19 ले लो, बटे में 30 लगा लो, 20 ले लो, बटे में 30 लगा लो, 21 ले लो, बटे में 30 लगा लो, और 22 ले लो, बटे में 30 लगा लो, 23 ले लो, बटे में 30 लगा लो। अब आप काट पीट लेना, वो तो आपका काम है, मत काटो तो भी ऑप्शन में मिल ही जाएंगी। ठीक है, और आते हैं ऐसे सवाल 3 संख्या निकल वाले का, फिर ऑप्शन में देखा बहुत सारी, तो सवाल बहुत बड़ा दिखता है, तो अपन छोड़ के निकल लो जी, यही करते हैं। लेकिन बाबा का चूर्ण आपके साथ है, खा लेना और सवाल को करके आना, धो के आना बिल्कुल। ठीक है, ऐसे मान लो इसमें 4 निकल वाली, 4 कैसे? अब 4 निकल वाली तो ये नहीं कि यही आएंगी, 4 के लिए अलग काम करना पड़ेगा अपने को। 4 निकलवाई मानो,
तो 4 और 1 5, यानी 5 से गुणा करना पड़ेगा आपकी बात। 3/5 को पकड़ो, इसको गुणा कर दो जबरदस्ती। 3 गुणा 5 यानी 15, 5 गुणा 5 यानी 25, इसको पकड़ो 4/5, भाग जाए नहीं, बस ध्यान रखना। 4 पंजे 20, 55 25। अब देखो कितनी संख्या निकलवाई उसने, 4। क्या 15 से 20 के बीच में 4 संख्याएं नहीं आ रही है? 16 17 18 19। तो बटे में कितना आ रहा है? 25। सबके बटे में 25 लगा लो। 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। बोलो आंसर आया कि नहीं? आ गया। मतलब इतना तो है कि बाबा का चूर्ण काम तो कर रहा है और बाबा लाएगा क्रांति। अब मैथ पढ़ोगे बिल्कुल विद शांति। मेरी राइमिंग थोड़ी सी ऐसी है, हंसना मत इस पे, और राइटिंग भी मेरी खराब है, लेकिन मैथ में आपको बढ़िया बना दूंगा रीट के लिए, शानदार। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि रीट में आपको 25 से 30 नंबर के बीच में जरूर दिला दूंगा। और जो भाई मेरे साथ बराबर मेहनत कर लेगा, लड़का हो या लड़की, ये मत देखना कि मैथ में कमजोर होती है लड़कियां, नहीं, मैथ में लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती हैं और होती भी हैं, मैंने देखा है। ठीक है, मेहनत करना बराबर, जितनी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे नोट्स तक भी आपके लिए लिख के डालूंगा, तो सोचो कितना टाइम मैं अपना आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए बस सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना तो आप भी सोचते होंगे कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जा रहा है? कौन से आपके पैसे लग रहे हैं? और जहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों का ऐप खरीद के पढ़ रहे हैं, वहाँ भी तो करते होंगे ना लाइक, तो एक बार फ्री में भी कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो मेरी तरफ से तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं, अगर कुछ संख्याओं में छूट गई तो फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट अगर कोई बात हुई तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? गुणनखंड पढ़ेंगे एक तो, और जो संक्रियाएं होती हैं ये पढ़ेंगे, और 1 से लेके 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्याएं होती है 0 से लेके, इनके बारे में बात करेंगे, इनसे सवाल कैसे कैसे बनते हैं। और कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आराम से। कुछ टॉपिक 3 दिन में भी होंगे, तो कुल मिला के बढ़िया तरीके से सिलेबस करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 2 दिन में सिलेबस हो गया, और तीसरे दिन मैं खुद क्वेश्चन लेके आऊँगा, और 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो इस टॉपिक से होंगे वो मैं लेके आने वाला हूँ। ज़्यादा ही होंगे, इससे ज़्यादा। और हर बार क्या होता है, संख्या पद्धति से लेवल 1 के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो लेवल 2 है उसमें भी क्वेश्चन तो आता है यहाँ से, लेकिन उसके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। लेकिन लेवल 2 वाले इतने होते हैं कि दिमाग से पहले ही, क्योंकि उनके पास मैथ साइंस होती है आधों के पास, तो आधे के पास बायो साइंस, तो कहीं ना कहीं इतनी कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। लेकिन ये लेवल 1 वालों के लिए तो रामबाण है। ठीक है, इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक उठा लेंगे जो दोनों का मिक्सर होगा। ठीक है, जैसे प्रतिशत पढ़ा देंगे तो दोनों का कंबाइंड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।